हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक केंतुरा एजुकेशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ और जो नॉर्डिक कंट्रीज़ होती हैं, इन दोनों में क्या अंतर है। क्योंकि आप में से कई लोगों को लगता होगा कि शायद जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ और जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं वो एक ही होती हैं, जबकि ऐसा है नहीं। इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की, तो इसमें मेनली 3 कंट्रीज़ ही आती हैं। सबसे पहले है नॉर्वे, स्वीडन और जो डेनमार्क है। ये 3 कंट्रीज़ इस स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में आती है। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा जब हम फिनलैंड और आइसलैंड को इसमें शामिल करते हैं, यानी कि इस स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में जब फिनलैंड और आइसलैंड को भी जब शामिल किया जाता है, तब इसको कहा जाता है नॉर्डिक कंट्रीज़। ठीक है, इन सब के ग्रुप को तब बोला जाता है लास्ट में नॉर्डिक कंट्रीज़। ठीक है, जब ये 5 कंट्रीज़ मिलकर बनती हैं, उसके ग्रुप को कहा जाता है नॉर्डिक कंट्रीज़। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा यहाँ पर आपको लग गया होगा। तो इसको हम बिल्कुल डिटेल से आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं, इन दोनों के बारे में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ और जो नॉर्डिक कंट्रीज़ इनके बारे में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जो मैप है ये है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का। ठीक है, ये मैप है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का, और जो यहाँ पर आपको मैप दिख रहा है ये हैं नॉर्डिक कंट्रीज़ का। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की। ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की, तो इसमें ये 3 देश आते हैं, सिर्फ ये 3 देश। ठीक है, कौन कौन से? नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। ये तीनों जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो कि सबसे नॉर्थ में आती हैं, तो यही तीनों इसमें आ जाती हैं, किसमें? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में। ठीक है दोस्तों, और जब हम इसमें 2 और कंट्रीज़ को जोड़ देते हैं, किन में? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में जब हम 2 और देशों को जोड़ते हैं, और वो 2 देश कौन कौन से हैं? एक तो हो गया हमारा फिनलैंड और दूसरा है हमारा आइसलैंड। इन दोनों को भी जब इसमें जोड़ा जाता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, तब इसको बोला जाता है पूरे ग्रुप को, इसके पूरे ग्रुप को नॉर्डिक कंट्रीज़। ठीक है दोस्तों, नॉर्डिक कंट्रीज़। ठीक है, इसको बोला जाता है जब ये फिनलैंड और जो हमारा आइसलैंड वाला जो कंट्री है, ये दोनों इसमें जुड़ जाती है। ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में। ठीक है दोस्तों, तो ये इसमें आपको छोटा सा आप डिफरेंस देख सकते हैं। अब दोस्तों, इसमें एक और चीज़ है, जो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसको बोला जाता है स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। जो यहाँ पर आपको तीनों ओर जल से घिरा हुआ जो स्थल का भाग दिख रहा है, ये इसको बोला जाता है स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। ठीक है, ये आगे आपको काम आएगा, क्योंकि इसकी आगे बात होने वाली है। और स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला इसको कहा जाता है। और पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला एक वो स्थान जो तीनों ओर जल से घिरा हुआ होता है। ठीक है, ऊपर इसके आप देख पाओगे कि ये ऊपर की ओर इसके हैं नॉर्वेजियन सी, इधर की साइड ये वेस्ट में आपको यहाँ पर नॉर्थ सी, और यहाँ पर आपको बाल्टिक सी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो तीनों ओर ये जल से घिरा हुआ है। अब दोस्तों, इनकी ज्योग्राफी को भी एक बार देख लेते हैं। जो ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ और जो ये नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, इनकी थोड़ी ज्योग्राफी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्वे की। तो नॉर्वे जो है, ये स्कैंडिनेवियन जो पेनिनसुला है, जो हमने आपको आगे बताया था, तो स्कैंडिनेवियन जो पेनिनसुला है, तो इसके वेस्ट पार्ट में मिलता है कौन? नॉर्वे। नॉर्वे कंट्री है इसके वेस्ट में। ठीक है, पश्चिम में पड़ता है इसके। और जो ये नॉर्वे कंट्री है, ये एकदम पहाड़ी वाला ये यहाँ पर आपको बहुत सारे माउंटेन्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और डीप फ्योर्ड्स, जो फ्योर्ड होते हैं, ये एक ज्योग्राफिकल टर्म है फ्योर्ड। ठीक है, तो ये भी काफ़ी यहाँ पर आपको गहरे गहरे फ्योर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और जो इसकी कोस्ट लाइन, यानी कि जो इसका तट है, वो भी काफ़ी लंबा आपको दिखाई देगा। और ये इसका जो तट है वो अटलांटिक ओशन से वो होता है, मतलब बाउंड्री बनाता है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर है स्वीडन। अभी हम ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये ऊपर से ये नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। ठीक है, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं। तो स्वीडन की बात करें
तो ये स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला के ईस्ट कोस्ट पर लोकेटेड है। ठीक है, इसके पूरब वाले भाग में। कौन से? किसके? स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला के, स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप के। ठीक है दोस्तों, अब ये सबसे लार्जेस्ट कंट्री है इन तीनों में। जो ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं तीनों, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, तो इन तीनों में सबसे बड़ी कंट्री कौन है एरिया वाइज? स्वीडन। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉरेस्ट और कई सारे हजारों यहाँ पर लेक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, स्वीडन में फॉरेस्ट और कई सारी लेक्स यानी कि झीलें। अब बात करते हैं डेनमार्क की। तो डेनमार्क इन तीनों में सबसे छोटी कंट्री है और इसका जूटलैंड एक पेनिनसुला भी है। ठीक है, किसके पास? डेनमार्क के पास। और कई सारी जो आइलैंड्स हैं उनसे ये बना हुआ है। ठीक है, जहाँ पर कुछ समतल आपको भूमियाँ भी देखने को मिलेंगी, फ्लैट टेरेन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे डेनमार्क में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नॉर्डिक कंट्रीज़ की। तो नॉर्डिक कंट्रीज़ में जैसे कि हमने पहले भी कहा कि ये तीनों कंट्रीज़ तो आती हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ तो आती हैं, साथ ही साथ ये जो दो कंट्रीज़ हैं फिनलैंड और आइसलैंड, ये भी इसमें आ जाती हैं। ठीक है, तब बोला जाता है इन सबको पूरा मिलाकर नॉर्डिक कंट्रीज़। ठीक है दोस्तों, और ये स्वीडन के ईस्ट में मौजूद है। कौन? हम बात कर रहे हैं फिनलैंड की, तो ये स्वीडन के ईस्ट यानी कि पूर्व में मौजूद है। ठीक है, स्वीडन के पूर्व में। और यहाँ पर भी जैसे स्वीडन में हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर बहुत सारे फॉरेस्ट और हजारों यहाँ पर झीलें आपको देखने को मिलेंगी, तो उसी तरह से ठीक फिनलैंड में भी इसी तरह की ज्योग्राफी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर भी बहुत सारी यानी कि हजारों तरह की यहाँ पर झील और कई सारे फॉरेस्ट भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर फॉरेस्ट जो कवर हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं फिनलैंड में। ठीक है, अब बात करते हैं आइसलैंड की। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? नॉर्थ अटलांटिक में एक आइलैंड कंट्री है। ठीक है, बिल्कुल बीच में। और यहाँ पर जो वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी है, वो भी काफ़ी सारे एक्टिव वोल्केनो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं इनकी हिस्ट्री और कल्चर की। तो ये सभी जो कंट्रीज़ हैं यानी कि अभी हम बात कर रहे हैं इन तीनों स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की। तो ये तीनों जो कंट्री हैं तो इनका एक कॉमन कल्चर और हिस्ट्री है। ठीक है, तीनों की कॉमन हिस्ट्री और कल्चर है। और ये जुड़ा हुआ है कब से? वाइकिंग एज से। जब यूरोप में एक जो वाइकिंग एज आया था स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में। ठीक है, जो ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं यहाँ पर एक समय पर वाइकिंग एज एक चला था। ठीक है, वो कब चला था? 8वीं सेंचुरी से 11वीं सेंचुरी के बीच में। ठीक है, जब जो यहाँ के जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के जो नाविक, व्यापारी और जो यहाँ के योद्धा हैं वो पूरे यूरोप में जाकर फैले थे। ठीक है, उसी को कहा जाता है वाइकिंग एज, जब यहाँ पर बहुत सारे राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। ठीक है, कहाँ पर? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, जैसा कि नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये क्या बोलते हैं, ये डेनमार्क। ठीक है, तो यहाँ पर उस समय पर वाइकिंग एज चल रहा था और ये डेट है 8th सेंचुरी से 11वीं सेंचुरी के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो ये है इनकी हिस्ट्री। और यहाँ पर जो यहाँ का कल्चर है इसमें कई तरह की नॉर्स माइथोलॉजी जो पुरानी जो हमारी कहानियाँ होती हैं। ठीक है, उसी तरह की बहुत सारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यहाँ की स्क्रिप्ट वगैरह सब यहाँ पर कॉमन आपको दिखाई देगा, उनका एक ही रूट आपको दिखाई देगा। ठीक है, और यहाँ पर जो धर्म फॉलो किया जाता है तो वो था लूथरन क्रिश्चियनिटी। ठीक है, लूथरन क्रिश्चियनिटी मतलब जो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा जो क्रिश्चियनिटी मतलब कि अपनी शिक्षा के अनुसार ये इन्होंने प्रचार किया था, तो उसको कहा जाता है लूथरन क्रिश्चियनिटी। ठीक है, उसमें मार्टिन लूथर किंग की शिक्षाओं का वो किया जाता है, प्रचार प्रसार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यही यहाँ पर डोमिनेंट रिलीजन है। ठीक है, और यहाँ के जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग यहाँ के ट्रेडिशन आपको देखने को मिल जाएंगे आज के मॉडर्न ज़माने में भी, चाहे वो यहाँ के लिटरेचर, म्यूजिक और डिज़ाइन। ठीक है, इन तीनों में आपको यहाँ के जो स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन है, ठीक है, वो देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी पॉपुलेशन और लैंग्वेजेस की। जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में जो पॉपुलेशन है यहाँ की जो कंट्रीज़ हैं अलग अलग, वहाँ पर पॉपुलेशन और कौन कौन सी यहाँ पर लैंग्वेजेस बोली जाती हैं।
तो सबसे पहले बात करते हैं डेनमार्क की। तो यहाँ की पॉपुलेशन आपको इन तीनों कंट्रीज़ में आपको पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगी। जो डेनमार्क है यहाँ पर जो पॉपुलेशन है यहाँ की वो मिलेगी सिर्फ आपको 6 मिलियन, सिर्फ 60 लाख की पॉपुलेशन है डेनमार्क की, ठीक है, सिर्फ 60 लाख। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है डेनिश, डेनिश यहाँ पर बोली जाती है। उसके बाद नॉर्वे की बात करें तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो है 5.5 मिलियन, ठीक है, यानी कि 55 लाख। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है नॉर्वेजियन, जिसमें बोकमल और न्यूनॉर्स्क इस तरह की लैंग्वेजेस यहाँ पर बोली जाती हैं, जो कि नॉर्वेजियन लैंग्वेजेस है, ठीक है। अब बात करते हैं स्वीडन की। तो स्वीडन की जो पॉपुलेशन है वो है 1 करोड़ 5 लाख, ठीक है, 10.5 मिलियन, यानी कि 1 करोड़ 5 लाख। तो यहाँ पर आपको बहुत कम पॉपुलेशन देखने को मिल जाएगी इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, ठीक है दोस्तों। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्वीडिश, ठीक है, स्वीडन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है स्वीडिश, ठीक है दोस्तों। और ये तीनों जो लैंग्वेजेस हैं, तीनों मतलब कि डेनमार्क की डेनिश, नॉर्वेजियन और जो स्वीडिश लैंग्वेज है, ये तीनों जर्मनिक लैंग्वेजेस, ठीक है, इनका रूट एक ही है, वो है जर्मनिक लैंग्वेजेस, ठीक है। इसी से ये जो तीनों लैंग्वेजेस हैं वो बनकर आई है, ठीक है। तो इनकी जो एंशंट लैंग्वेज है वो यही है, जर्मनिक लैंग्वेज, इसी से ये बनी है। और ये आपस में काफ़ी ज़्यादा क्लोज तरीके से रिलेटेड भी है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर इंग्लिश भी काफ़ी ज़्यादा बोली जाती है इन तीनों कंट्रीज़ में। अब बात करते हैं इन तीनों कंट्रीज़ की इकोनॉमी की, ठीक है, इकोनॉमी की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो ये तीनों कंट्रीज़ हैं ये दुनिया की सबसे वेल्दियस्ट कंट्रीज़ में गिनी जाती है, सबसे अमीर कंट्रीज़ में, ठीक है, ये तीनों कंट्रीज़। अब जो नॉर्वे है ये ऑयल, गैस, शिपिंग यानी कि जहाज बनाने वाला जो शिपिंग इंडस्ट्री है वो भी काफ़ी तगड़ी है यहाँ की। उसके बाद जो हाइड्रो पावर यानी कि पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाना, तो ये भी काफ़ी आपको यहाँ पर अच्छी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद स्वीडन, तो स्वीडन यहाँ पर जो कार इंडस्ट्री है जैसे कि वोल्वो, स्कैनिया, इस तरह की फेमस जो ग्लोबल कंपनीज हैं वो भी यहीं पर लोकेटेड है। कहाँ पर? स्वीडन में, ठीक है। ये कार एक्सपोर्टिंग कंपनीज आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगी। फिर टेक कंपनीज की बात करें तो स्पॉटिफाई और जो इरिक्सन है ये कंपनीज ये भी यहीं पर है, ये भी यहीं की कंपनियां हैं। कहाँ की? स्वीडन की, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स यानी कि जो फर्नीचर या ऐसे ही फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट्स अलग अलग बनते हैं, तो यहाँ पर इसमें भी स्वीडन काफ़ी ज़्यादा आगे है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट कवर इसका स्वीडन का आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर फर्नीचर भी काफ़ी ज़्यादा बनाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। जो फर्नीचर इंडस्ट्री है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ग्रो कर चुकी है। अब बात करते हैं डेनमार्क की, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि विंड पावर, फार्मास्यूटिकल यानी कि जो मेडिसिन इंडस्ट्री है वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको आगे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और ये तीनों कंट्रीज़ सबसे वेल्दियस्ट कंट्रीज़ में आती हैं, ठीक है। ये सबसे, और यहाँ पर जो इनका सोशल सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिल जाएगी। हेल्थ केयर और एजुकेशन में ये काफ़ी ज़्यादा आगे रहते हैं, ठीक है। तभी तो जो वर्ल्ड में कभी रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स वगैरह, तो इसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा आगे रहती है, ठीक है दोस्तों। ये तीनों कंट्रीज़, तो इस तरह से यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ केयर और जो एजुकेशन के सेक्टर में ये काफ़ी ज़्यादा आगे आपको देखने को मिल जाते हैं पूरी वर्ल्ड में। अब दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो हमने स्कैंडिनेविया और जो नॉर्डिक कंट्रीज़ में जो डिफरेंस करा था उसको एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। तो स्कैंडिनेविया का मतलब क्या होता है? इसमें जैसे कि हमने पहले भी कहा कि सिर्फ 3 कंट्रीज आती हैं, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। ये 3 कंट्रीज आती हैं किसमें? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, ठीक है दोस्तों। अब नॉर्डिक कंट्रीज की बात करें तो इसमें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज तो आती है, यानी कि नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क तो आता ही है। इसके अलावा फिनलैंड और आइसलैंड भी आ जाते हैं, और इन दोनों की
जो टेरिटरीज यानी कि कुछ क्षेत्र होंगे इनके आसपास के, तो वो भी इसमें आ जाता है। जैसा कि डेनमार्क का आपने ग्रीनलैंड, फेरो आइलैंड्स और आइलैंड, इस तरह की टेरिटरीज इसमें आ जाती हैं, तब इसको कहा जाता है नॉर्डिक कंट्रीज। ठीक है दोस्तों, तो आप ये कह सकते हैं कि जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं उसमें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड, ये 5 कंट्रीज आती हैं। ठीक है, और इनके जो ये क्षेत्र हैं कुछ, तो ये भी इसमें आ जाते हैं। तो ये है इनके बीच का एक डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर एक शॉर्ट में कहें तो ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, तो इनकी कॉमन हिस्ट्री है, इन सभी की एक कॉमन हिस्ट्री है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जो लैंग्वेज फैमिली, जो यहाँ का कल्चर है, वो सब आपको कॉमन ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सभी का एक कॉमन सा आपको यहाँ पर लैंग्वेज फैमिली और कल्चर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और ये सब कंट्री काफ़ी मॉडर्न, वेल्दी और सोशली काफ़ी प्रोग्रेसिव आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और पूरे वर्ल्ड में इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस है। ठीक है, पूरे ग्लोबल रीजन में, तब चाहे वो इनोवेशन में हो या फिर सस्टेनेबिलिटी में। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको आगे देखने को मिलेंगी ये कंट्रीज़, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ और नॉर्डिक कंट्रीज़। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई एपिसोड में।